हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि आपको पता है, थर्मल फिज़िक्स की लगातार क्लासेस अंतिम प्रहार की आपको लगातार मिल रही हैं। उसी सीक्वेंस में थर्मल फिज़िक्स आज आपका एंड हो जाएगा। उसके बाद में आपको मिलेगा ऑप्टिक्स, उसके बाद में मिलेगा वेव, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स मैंने करा दी है, मैकेनिक्स आपको एलटी ग्रेड वाले वीडियो से उठा लेना है, क्योंकि एलटी ग्रेड वाले वीडियो बेहतरीन बनाए गए हैं। आप चाहोगे तो वहाँ से ईजिली वे में चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं कोशिश करूँगा कि टाइम अगर मिल गया तो मैं 1 या 2 वीडियो आपको मैकेनिक्स से भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि सर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से हैं। पहले थर्मल फिजिक्स से जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन कहाँ से होंगे, ये लास्ट पार्ट है। इस लास्ट पार्ट में हमें ये भी बताना है कि सर क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं और क्या क्या बन सकते हैं। तो आपको देखिए, अगर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो उसको बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ, मैंने पेज में क्वेश्चन लिख लिया है। अगर आप चाहेंगे तो वो क्वेश्चन सीट मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। वो पेज में लिखी हुई क्वेश्चन सीट मैं आपको भेज दूंगा और वो क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं। हालांकि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, या फिर आप पहले क्वेश्चन सुन लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट मैराथन है आपकी, तो लास्ट मैराथन के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे के सारे, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, पहले मैं वो बताऊँगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताऊँगा, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एक एक करके सुनते रहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा, बहुत ही सुंदर तरीके से समझते रहिए। पहला क्वेश्चन आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बनेगा वीन्स लॉ, ठीक है, स्टीफेंस लॉ, वीन्स लॉ, स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स कूलिंग्स लॉ, प्लांक्स लॉ। ये इतने लॉ तो आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, कि आपको अगर ये चारों लॉ एक साथ दे दी जाए लिखने के लिए तो आप सेकंडों में लिख लो। सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट आपको याद होना चाहिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको याद होना चाहिए, बहुत ही डीपली तरीके से, ठीक है ना। साथ में न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट है कूलिंग का, ठीक है, उसे स्टीफेंस लॉ से कैसे हम प्राप्त करेंगे ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा और डीपली बातें करें तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, 25 पन्नों के में ढूंढने में बहुत काम करता है। प्लांक्स रेडिएशन लॉ आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये आपको याद रखना है सोलर कांस्टेंट, ठीक है। सोलर कांस्टेंट के साथ में आपको याद रखना है फेरी की ब्लैक बॉडी, वीन्स लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें आप फटाफट देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ज़रा पलटिए पन्नों को अपने। तो इस थर्मल फिजिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। थोड़ा मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट फार्मूला भी आपको याद रखना है। ट्रांसपोर्टेशन वाला जो मैंने आपको मैराथन में कराया है वो वाली चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। साथ में आपको मैक्सवेल के जो थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन है वो याद रखने हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा, आप ये लिख लीजिए, आप ये लिख लीजिए, ठीक है ना। अब आइए जूल थॉमसन इफेक्ट, मैंने आपको 80% वाला बता दिया है जो 80% में आएगा। अब आता है 70% में जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आएगा, इक्विपोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू नहीं आएगा। अगर आ सकता है तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी में एक छोटा छोटा सा डिफिनेशन लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक है ना, अगर आएगा तो। जूल थॉमसन इफेक्ट आपका हो गया है, ठीक है ना। और जूल थॉमसन इफेक्ट हो गया है, डिफ्यूज़न हो गया है, रिवर्सिबल हिंजन, एंट्रोपी, कॉर्नॉट थ्योरम। कॉर्नॉट थ्योरम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है ना। सेकंड लॉ से क्वेश्चन बन सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन,
एंड लो टेम्परेचर कैसे हम अचीव करेंगे, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बन जाएगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आज हम लोग को पढ़ना है रेडिएशन चैप्टर, ठीक है। रेडिएशन यूनिट एक बचा हुआ है, वो हम लोग ख़त्म कर देंगे। उसके साथ में जो भी चीज़ें और होंगी उनको भी आज ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। सारा का सारा मैटर आज आपको मिल जाएगा। थर्मल की जय हो जाएगी, थर्मल माता की जय हो जाएगी, ठीक है ना। थर्मल फिजिक्स आज खत्म हो जाएगा, फिर आपको ऑप्टिक्स मिलेगा, 3 या 4 वीडियोस मिलेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तीन वीडियो में, आई थिंक 3 या 4 वीडियो में खत्म हो जाएगा। वो थोड़े लॉन्ग वीडियोस रहेंगे 2-2.5 घंटे के आसपास, तो जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है थर्मल रेडिएशन, और थर्मल रेडिएशन से क्वेश्चन तो बनने से रहे, बनेगा क्वेश्चन ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। इसके बाद में वीन्स लॉ भी समझ लेंगे। वीन्स लॉ को भी थोड़ा हल्के में ही समझना है, स्टीफेंस लॉ को भी हल्के में ही समझना है, हर चीज़ों को हल्के हल्के में समझना है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, फिर समझिए कि थर्मल रेडिएशंस क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। तो रेडिएशन क्या होता है, सन से जो हमारे पास लाइट आती है, सन से जो हमारे पास लाइट आती है, बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता है और वो उस मीडियम को इफेक्टेड भी नहीं देती, मतलब इफेक्ट भी नहीं करती है। जो लाइट सन से हमारे तक आती है वो बीच में किसी भी पार्टिकल को हिट भी नहीं करती है, बीच में पार्टिकल होते ही नहीं, मीडियम नहीं होता तो उसको कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये थर्मल रेडिएशन हो गया। सर ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी, सर बॉडी क्या होता है? कोई भी एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर हम कोई भी किसी भी रेडिएशन का, मीन्स किसी भी वेवलेंथ का, किसी भी फ्रिक्वेंसी का लाइट सोर्स उसके ऊपर इंसिडेंट करा दें। जैसे हम इस पर इंसिडेंट करवाएंगे वैसे ही, जैसे हम उस पर इंसिडेंट करवाएंगे वो लाइट सोर्स की वेवलेंथ कितनी भी हो सकती है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, कहीं तक भी हो सकती है। अगर हम किसी भी सरफेस के ऊपर 0 से लेकर के इन्फिनिटी वेवलेंथ का लाइट सोर्स इंसिडेंट करवाते हैं और वो बॉडी उस सारे वेवलेंथ जो 0 से लेकर के इन्फिनिटी वेवलेंथ का जो रेडिएशन है वो सारा का सारा ऑब्जर्व कर ले। जैसे आपने रावण मूवी में देखा होगा, शाहरुख खान सारे के सारे ऐसे करके सब उसे ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे ही ये उसे ऑब्जर्व करता है वैसे ही क्या होता है, वो सारी जितना भी रेडिएशन है उसने उसको ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद में क्या होगा, वो उतने ही वेवलेंथ का, मतलब 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक का। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है, जरूरी नहीं कि ब्लैक बॉडी गोल होगी, जरूरी नहीं कि ब्लैक बॉडी ब्लैक होगी, ठीक है। इसके ऊपर एक रेडिएशन पड़ रहा है, ठीक है। इस रेडिएशन की वैल्यू कितनी है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी वेवलेंथ है इसके पास में, ठीक है। 0 से लेकर के इन्फिनिटी वेवलेंथ की रेडिएशन इसके पास जा रहा है। ये क्या है, रेडिएशन। इतना रेडिएशन पे इमिट हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। सर ये क्या है, ये है हमारी ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो इतना ही रेडिएशन आउट भी होगा। ये अगर रेडिएशन इस पे इंसिडेंट हो रहा है तो इतना ही रेडिएशन इससे आउट होगा, मीन्स इमिट होगा। ये क्या है, इमिट रेडिएशन है ये, ठीक है ना। कितनी वेवलेंथ का है, 0 से लेकर के लैम्डा मीन्स इन्फिनिटी तक, ठीक है। इतनी वेवलेंथ का जो इससे लाइट सोर्स होगा, जो रेडिएशन होगा वो इमिट होगा। ये हमारा है क्या है, ये हमारा है ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को BBR थ्योरी कहते हैं। ये मेरी बनाई हुई थ्योरी, BB की R है ना, BB की R, ठीक है ना, BBR थ्योरी। तो BBR थ्योरी में क्या होता है, ये एक और छोटा सा लॉ भी समझ लीजिए, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ जी ने बताया कि जो जितना बेस्ट एब्जॉर्ब करेगा वो उतना बेस्ट इमिट करेगा। मीन्स जो जितना अच्छा ले सकता है वो उतना अच्छा दे सकता है। क्या ले सकता है सर, एनर्जी, है ना। जो ब्लैक बॉडी जितनी बेस्ट एब्जॉर्वर होगी, ठीक है, जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर हाई होगी, उसकी इमिशन पावर
भी हाई होगी, ठीक है। जिसकी ये पावर लो होगी उसकी पावर भी ये लो होगी, दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, तो यही ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। यहाँ से रेडिएशन आएगा, कौन सा रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन आएगा, यहाँ से थर्मल रेडिएशन आउट होगा। तो थर्मल रेडिएशन को आउट और इन करने के लिए दो बहुत ही अच्छी थ्योरी हैं। पहली थ्योरी है फेरी ब्लैक बॉडी, दूसरी ब्लैक बॉडी है वीन ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। फेरी की ब्लैक बॉडी एक कॉपर का होलो स्फीयर है। कॉपर का होलो स्फीयर ले लीजिए आप। इस कॉपर के होलो स्फीयर को ऐसे डिज़ाइन किया गया है। ये हमने कॉपर का होलो स्फीयर बना दिया है, ये, ठीक है। बस इसी के बारे में थोड़ा समझेंगे। और ये जो होल हमने बनाए, ये होल बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत ही हल्का है। मीन्स यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे बता दिया है। ये हमारा कॉपर का है, ये हमारा कॉपर का है, ठीक है ना। अगर ये कॉपर का सर है, ठीक है, और ये हमने कॉपर का बना दिया, साथ में यहाँ पर हमने एक ब्लैक लेपन कर दिया, कोटिंग कर दी, ठीक है ना, कोटिंग कर दी इसकी, ठीक है। कोटिंग के साथ में हमने क्या किया है, बहुत बड़ी कोटिंग हो गई, ये हमने कोटिंग कर दिया ऐसे करके, ठीक है। ये हमने कोटिंग कर दी और यहाँ पर एक लगा दिया है हमने, यहाँ पर हमने एक लगा दिया है क्या, प्रोजेक्शन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस टाइप का प्रोजेक्शन लगा दिया। और इस पर भी सर कोटिंग कर दी हमने, ये हमने कर दी कोटिंग इसके ऊपर भी, ठीक है। जैसे ही लाइट सोर्स इस पर आकर के इंसिडेंट होगा, ठीक है, ये हमारा है इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है ना। ये सर क्या है, कॉपर है, यही क्या है सर, कॉपर, क्या है, कॉपर स्फीयर है ये सर, ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे ही इस पे लाइट सोर्स इंसिडेंट होगा, थर्मल रेडिएशन होगा, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ पे इंसिडेंट होगा और यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा, यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फाइनली ये आकर के इसके अंदर सब क्या हो जाएगा, इसके अंदर पूरा का पूरा जो थर्मल रेडिएशन होगा वो ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। जैसे ऑब्जर्व हो जाएगा, उसके बाद में ऑब्जर्व होने के बाद में ये क्या करेगा, तो ये जितना रेडिएशन इसने अपनी बॉडी के अंदर रख लिया, जैसे मान लीजिए इसने 10⁴ जूल एनर्जी को अपने अंदर रख लिया है, तो इतनी ही एनर्जी को ये रेडिएट करेगा, इतनी ही एनर्जी को यहाँ से रेडिएट करेगा। तो इसके लिए आपको दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा, ऐसे करके ये यहाँ से ये पावर को रेडिएट कर देगा ऐसे करके, ठीक है ना, ये ऐसे करके। तो ये क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा, इमिशन लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही बनाना है सेम टू सेम। यहाँ से कहीं से मान लीजिए ये ऐसे दिया हुआ है, यहाँ से पावर मिल रही, ठीक है ना। तो दो फिगर आपको बनाने सुंदर से ऐसे ही, और उनको ऐसे ही इस्तेमाल करना है। नोट्स में मैंने बेहतरीन तरीके से इनको बना दिया है, आपको वहाँ से ले लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका वीन की ब्लैक बॉडी, ठीक है। वीन की ब्लैक बॉडी भी बहुत खास नहीं है, बहुत सिंपल तरीके की है। कुछ इसमें उस टाइप का बनाया गया है, यहाँ से रेडिएशन इमिट होगा और यहाँ पर लगाए गए हैं कपल्ड, ठीक है, कपल्ड कौन से, थर्मल कपल्ड। और यहाँ पर हमने इसको चीनी मिट्टी से बंद कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से ये सिस्टम ऐसे बनाया गया है, यहाँ पर थर्मल कपल्ड से गर्म करेगा, हीट देगा, और ये हीट यहाँ से आउट होगी, और ये कैसा काम करेगी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह काम करेगा, ठीक है। ये भी कैसा काम करेगा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का काम करेगा, ठीक है ना। अब आता है कि सर अगर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, ऐसी ब्लैक बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाले, इंसिडेंट होने वाले सभी टाइप के वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये आपका इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। हमें ये बताया गया था रेशियो ऑफ एमिसिव पावर, ठीक है, एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो जितना ज़्यादा
इमिट कर सकता है रेडिएशन को, वो उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है रेडिएशन को। ठीक है, ये किरचॉफ लॉ आपके सिलेबस में नहीं दिया है, फिर भी आप समझिए इस बात को। फिर आता है आपके में जो दिया हुआ है वो है स्टीफेंस लॉ। ठीक है, तो स्टीफेंस लॉ जो है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास में कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, हालांकि हमें पता है कि इस नेचर में, इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है? तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऐसा मटेरियल है, ऐसी बॉडी होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाला, इंसिडेंट होने वाला ज़ीरो से लेकर के इन्फिनिटी लेंथ की, ज़ीरो से लेकर के इन्फिनिटी लेंथ, मतलब किसी भी लेंथ की, किसी भी वेवलेंथ की जो वेवलेंथ होती है उसका जो रेडिएशन होता है उसे एब्जॉर्ब कर सके, उसे एब्जॉर्ब कर सके। ऐसी कोई भी ब्लैक बॉडी आज तक नहीं बनी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो जब कोई भी ब्लैक बॉडी हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से जो एनर्जी का रेडिएशन हो रहा है, एनर्जी का जो रेडिएशन हो जाए या जो इमिशन हो रहा है, तो कह सकते हैं रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आई थिंक आप। एक हमारे पास ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, स्टीफन जी ने एक एज्यूम करी कि हमारे पास एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है। ठीक है, और जो ब्लैक बॉडी है उसका एरिया A है, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी हमारे पास अवेलेबल है। उससे पर सेकेंड रेडिएट होने वाली या इमिसिव, जो इमिसिव पावर है उसकी, है ना, इमिशन है, रेट ऑफ इमिशन है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो हमने ले लिया E इज इक्वल टू सिग्मा T4, सिग्मा T4। यहाँ पर सिग्मा क्या है? आपका स्टीफन कांस्टेंट है। ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट है। अब इसको बहुत ध्यान समझिए। आपके पास ये कोई ब्लैक बॉडी, ठीक है, इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये एनर्जी को रेडिएट कर रही है या इमिट कर रही है, किसको? रेडिएशन को। तो रेडिएशन इमिट हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, इमिट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ इमिशन पर यूनिट एरिया एंड टाइम। ठीक है, E ये हो गया हमारा रेट ऑफ इमिशन। ठीक है, ऑफ रेडिएंट एनर्जी इज E इज इक्वल टू सिग्मा T4। तो यहाँ से जो एनर्जी रेडिएट होगी वो किस फॉर्म में होगी? मान लीजिए इस बॉडी का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो T है, इस बॉडी का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो कितना है? T है। तो इससे जो एनर्जी रेडिएंट होगी वो एनर्जी कितनी होगी? इतनी होगी, वो एनर्जी इतनी होगी। अब आता है कि सर ये एनर्जी किस हिसाब से काम करती है? तो स्टीफेंस लॉ के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। स्टीफेंस लॉ के ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ। तो सबसे पहली ड्रॉबैक यही है कि बोल्ट्जमैन जी ने बताया अपने अनुसार, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया थर्मोडायनेमिक का सेकंड इक्वेशन लेकर के, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड इक्वेशन यूज़ किया और बताया कि जो स्टीफेंस लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बॉडीज़ के ऊपर जो रेडिएशन होता है उस पर ही काम करता है। पर एटमॉस्फेयर में बॉडी ठंडी क्यों हो रही है, कूल क्यों हो रही है, उसका रेट क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, इस पर ये डिपेंड नहीं करती है। मतलब एटमॉस्फेयर में अगर इस बॉडी को रख दिया जाए तो ये बॉडी ठंडी क्यों हो जाएगी, इसके बारे में ये कुछ नहीं बताते। दूसरा ये है कि ये जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ही अप्लीकेबल है। ठीक है, ये दो ड्रॉबैक्स याद रखिए। अगर हम ये मान लें कि ये जो ब्लैक बॉडी हमने बनाई हुई है, ये ब्लैक बॉडी एक ऐसे कंटेनर के अंदर सेट कर दी जाती है या ऐसे बॉक्स के अंदर रखी जाती है जो इससे निकलने वाला, जो इससे इमिट होने वाला जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्व कर सकता है,
तो यहाँ पर जो हमें नेट इमिशन मिलेगा वो कितना होगा, द नेट इमिशन कितना होगा। तो मान लीजिए एक बॉक्स हमारे पास है, उस बॉक्स के अंदर हमने ये ब्लैक बॉडी अपनी रख दी ऐसे करके, और ये ब्लैक बॉडी कैसी है, ये अपने ऊपर आने वाले जितना भी इसका रेडिएशन होगा उस सबको क्या कर लेती है, उस सबको ये ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है ना। और जैसे ये एब्जॉर्व करेगी वैसे ही ये इमिट भी कर देगी, है ना, ये भी तो है ना। तो यहाँ से जो टेम्परेचर इसका T है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T है, T टेम्परेचर के साथ में ये एनर्जी रेडिएट करती है, इमिट करती है, ठीक है, रेडिएशन इमिट करती है। और ये जो यहाँ पर टेम्परेचर है, इस बॉडी का टेम्परेचर उसका है T0, उसका है T0। जैसे ही ये एनर्जी रेडिएट करती है वैसे ही वो एनर्जी को ऑब्जर्व करती है और दोनों की वैल्यू में ये वैल्यू आती है। तो नेट इमिशन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इमिशन पर यूनिट वॉल्यूम बोलो एरिया एंड टाइम। तो E इज इक्वल टू सिग्मा T4 माइनस का सिग्मा T04, ठीक है। अब इन दोनों को लेस करने पे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा E इज इक्वल टू सिग्मा T4 माइनस का T04। ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है कि ये अगर बॉडी को हम यहाँ रखेंगे तो ये इस हिसाब से इसको रेडिएट को ऐसे खींच लेगी, ठीक है ना, खींच लेगी, मीन्स एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगी। तो ये आपका स्टीफेंस लॉ है, ये आपका स्टीफेंस लॉ है। इस स्टीफेंस लॉ के आगे हम लोग चलेंगे, कुछ और बेहतरीन चीज़ों को देखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे न्यूटन्स कूलिंग लॉ। स्टीफन लॉस तो हम लोगों ने देख लिया है, अब न्यूटन का कूलिंग्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो न्यूटन का शीतलन नियम हिंदी में कहते हैं इसे। तो न्यूटन के कूलिंग लॉ में हमें ये समझना होगा कि अगर हमारे पास में कोई ऐसा ब्लैक बॉडी है जो इस नेचर में कहीं पर रखा हुआ है और जो एनर्जी को इमिट कर रहा है, रेडिएशन कर रहा है, ठीक है। रेडिएशन करने के साथ में उसके पास एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के साथ में वो रेडिएशन कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो रेडिएशन करेगा वैसे वैसे उसका टेम्परेचर फॉल होगा और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर राइज होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो न्यूटन के कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है जब हम किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को रखते हैं नेचर में या कहीं पर भी, जैसे रूम के अंदर हमने कोई कप रख दिया, उस कप के अंदर एक कॉफ़ी है मान लीजिए, चलिए ये हमारा एक कप है, ठीक है। इस कप के अंदर कॉफ़ी है और इसका अंदर जो टेम्परेचर है वो T है, ठीक है। और यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। इस एटमॉस्फेयर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो है T0, ठीक है। यहाँ से ये रेडिएशन इमिट होगा, रेडिएशन ऐसे इमिट होगा। जैसे ही रेडिएशन इमिट होगा वैसे ही इस वाले टेम्परेचर का फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब डीके बोल रहा हूँ, मतलब जो इसका टेम्परेचर है कम होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दोनों टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस कितना होगा? T माइनस T0 होगा। वो डिफरेंस किसकी वजह से आया? तो इसके अंदर जो रेडिएशन था, जो एनर्जी थी, वो हीट एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एनर्जी, कौन सी एनर्जी है? इमिसिव एनर्जी, ठीक है, या इमिट होने वाली एनर्जी या रेडिएट होने वाली एनर्जी का जो प्रोपोर्शनल होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल होगा। ये है न्यूटन का कूलिंग लॉ। जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ से फॉल होना स्टार्ट होगा वैसे वैसे यहाँ पे टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा और इस T की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे T1 + T2/2 से। क्योंकि सर ये T + T1 + T2 क्या है? तो T1 + T2 ये होगा अगर इसका टेम्परेचर कुछ दिया हुआ होगा और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि T + T0 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने T जो लिखा है वो इसका टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर होगा जो कम होने के बाद में आएगा, वैसे करके तो इसको यहाँ पे लिखते ही नहीं है, कन्फ्यूजन। न्यूमेरिकल्स में ये सब काम आते हैं, ठीक है। जब बॉडी दी होगी तब हम इसको न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। इतना हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी लूज इन दिस कप, ठीक है, इन दिस कप एनर्जी लूज हो रही है। यहाँ पे कितनी लूज हो रही? इतनी लूज हो रही पर यूनिट टाइम पर, ठीक है।
टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो टेम्परेचर डिफरेंस आया कैसे? तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। तो इसको मैं ऐसे लिखे डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, या इस वाले फॉर्म को हम लिख सकते हैं एच प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक है, इसे हम कांस्टेंट में मिला करके लिख सकते हैं। यहाँ से इतना आ गया, देखो मैंने टी नॉट नहीं लिखा। तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आएगी? टी इज इक्वल हो जाएगा डेल्टा टी प्लस का टी नॉट, ये आएगा। इस इक्वेशन का भी हम यूज़ करेंगे जब हम स्टीफेंस लॉ से कूलिंग लॉ को प्रूव करेंगे। स्टीफेंस लॉ हमने लिया और उसे कूलिंग लॉ से प्रूव करना है। तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा T4 माइनस का टी नॉट फॉर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। यहाँ पर T क्या है? इसका टेम्परेचर है और ये है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इन दोनों की वैल्यू को सेट करेंगे तो T इज इक्वल टू डेल्टा टी प्लस टी नॉट रखने पर तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा सिग्मा डेल्टा टी प्लस का टी नॉट का 4 माइनस का टी नॉट 4। दिख रहा है? हाँ ठीक है, ओके। देन E इज इक्वल टू, हमने क्या लिया है? पर यूनिट एरिया लिया है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर। E इज इक्वल टू सिग्मा, अगर हम टी नॉट 4 कॉमन कर ले, टी नॉट 4 कॉमन कर ले तो कितना बचेगा हमारे पास? बचेगा 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट का 4 माइनस का 1, इतना बचेगा? नहीं बचेगा। अब हम लोग यूज़ करेंगे बैरोन थ्योरम, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। जैसे हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो सिग्मा टी नॉट 4 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 4 टी डेल्टा बाई टी नॉट माइनस का 1, ये इससे से कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा कितना? सिग्मा टी नॉट 4 इंटू 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट, इससे ये कटेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा टी नॉट क्यूब और ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा? डेल्टा टी। यहाँ पर ये जो एनर्जी हमने लेकर के आए हैं, ये एनर्जी एक्चुअल में क्या थी? नेट एनर्जी थी कि नहीं थी? जो नेट एनर्जी थी वो एक्चुअल में लूज ऑफ एनर्जी होती है कि नहीं होती है? या H प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये हमारा है कूलिंग लॉ का डेरिवेशन, जो आपको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। या आई थिंक ये आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए बहुत ही हल्के से बता रहा हूँ, ज़्यादा घुस के नहीं बता रहा इसके अंदर से, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक तरीका है जिससे आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि ये डिफिनीशन आपको याद रखनी है। वैसे कूलिंग लॉ आने का कोई भी मेरे हिसाब से तो रोल नहीं बन रहा है, फिर भी अगर बन जाएगा तो फिर आप मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इसको ऐसे लाइकली देख लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वीन्स लॉ बनेगा, प्लांक कांस्टेंट बनेगा, सोलर कांस्टेंट से बन जाएगा, वीन लॉ हो गया और ये कूलिंग लॉ हो गया, साथ में आपका स्टीफेंस लॉ हो गया। यहाँ से तो क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वी डिस्कस सोलर कांस्टेंट। व्हाट इज द सोलर कांस्टेंट? सोलर कांस्टेंट कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो सपोज करिए कि सन एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, सन एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और सन का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, सन का जो रेडियस है स्मॉल आर है। बस इसी से डिफाइन कर सकते हैं आप। सन ये है हमारे पास में है और सन का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। अगर सन का रेडियस स्मॉल आर है तो ये पर यूनिट टाइम पर कितना रेडिएशन इमिट करेगा? तो हमने मान लिया पर यूनिट टाइम पर लिखो रेडिएशन इमिट बाय सन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू E इंटू ए, एरिया ऑफ सन इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। ये हो जाएगा। एज्यूम कर लिया कि इसका टेम्परेचर T है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, देन सिग्मा T4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका इमिशन, ठीक है ना, ये हो गया इसका इमिशन। अब सपोज करिए कि इस सन से जो मेन डिस्टेंस पर एक अर्थ है, हमारी सुंदर सी अर्थ है, वो अर्थ की डिस्टेंस इसके सेंटर से जो इसके मेन वैल्यू है, मेन डिस्टेंस है, मेन डिस्टेंस मानिए, सेंटर से नहीं मानिए हमने, ये जो है आर क्या है? मेन डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है? मेन डिस्टेंस
डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है, ये आर दिया हुआ है। तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो इसके रेडियस पर अगर इसको हम ऐसे रेडियस को ऐसे से कवर कर लें तो जितना रेडिएशन आउट होगा वो उतने रेडिएशन में से कितना रेडिएशन अर्थ ऑब्जर्व करेगी, अर्थ कितना रेडिएशन अपने ऊपर आने देगी, इंसिडेंट होने देगी, उतने रेडिएशन के लिए जो फॉर्म बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, अर्थ के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्व करी जाएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अर्थ के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्व करी जाएगी वो हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी एस क्या है, तो इस एस को ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिख सकते हैं ई देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पे सिग्मा T4 4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4 पाई आर स्क्वायर। जितनी डिस्टेंस जाते जाएंगे उतनी डिस्टेंस पे ये होता जाएगा। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो कांस्टेंट होगा आपका सोलर कांस्टेंट। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा इनटू आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू आर। यहाँ पर जो आपका एस दिया है इसे हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। सन सभी डायरेक्शंस में अपने रेडिएशन को इमिट करता है और सन एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। दूसरा ये, अगर ये सन किसी भी रेडिएशन को इमिट करता है तो इसका मतलब ये भी है कि सन जो है अपने ऊपर आने वाले सभी टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर लेगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। साथ में ये भी याद रखिए जब इस सारे डायरेक्शन में फेंकेगा अपने रेडिएशन को डिस्टर्ब करेगा तो ये यहाँ पर एक कांस्टेंट सेट होगा जिसे हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट के लिए कुछ विशेष बातें याद रखिए। सोलर कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट होता है, ठीक है। ये 1.99 भी दे सकते हैं या 1.4 वाट पर मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं, पर वो उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इतनी याद रखना है, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा S इज़ इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा S इज़ इक्वल टू सिग्मा T4 R बाई आर का होल स्क्वायर। ये हमारा सोलर कांस्टेंट के लिए वैल्यू है। अगर हम चाहें तो यहाँ से सन का टेम्परेचर भी फाइंड कर सकते हैं और वो भी एक वैल्यू के साथ में, ठीक है। तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं कैसे आएगा वो, क्योंकि ये भी हमें थोड़ा समझना है कि सन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, सन का टेम्परेचर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका एक एक्सेल सेटअप भी होता है पर सेटअप हमें नहीं पढ़ना है। तो एस आर स्क्वायर बाई सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 1/4 इज इक्वल टू टी। ये वाला जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को हम कहेंगे टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सन। टी इज इक्वल टू एस आर बाई आर का होल स्क्वायर की पावर 1/4। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, T इज इक्वल टू एस बाई सिग्मा 1/4 इंटू आर बाई आर की पावर 1/2, या इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि पावर 1/4 इंटू अंडर रूट आर बाई आर, ठीक है। ये आपका हो गया है सोलर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सोलर कांस्टेंट होने के बाद में नाउ वी डिस्कस अबाउट द वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। व्हाट इज़ द वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ? वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहले वीन ने इसे देखा और समझा कि अगर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर एक वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हम ये देखते हैं कि एक बेसिक फ्रीक्वेंसी पर या एक बेसिक वेवलेंथ पर कोई भी एनर्जी का इमिशन नहीं होता है। बट जैसे जैसे हम वेवलेंथ को इंक्रीज़ करते जाते हैं एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, वैसे वैसे आपकी एनर्जी डेंसिटी बढ़ती जाती है या एनर्जी बढ़ती जाती है। ये एनर्जी रेडिएशन फॉर्म के लिए होती है और एनर्जी के लिए ये वैल्यू एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाती है, तो अकॉर्डिंग द वीन्स लॉ
ठीक है। ये जो वीन्स लॉ होता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं इसे आगे बताऊंगा भी, बट इसे ऐसे आप समझिए कि अगर आपके पास में कोई एक पार्टिकुलर टाइप का ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर रहा है, उस रेडिएशन में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक लैम्डा की एक फिक्स वैल्यू के लिए ई लैम्डा का मान एक फिक्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रेडिएशन में, किसी भी ब्लैक बॉडी के रेडिएशन के लिए, ठीक है ना, कोई एक ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन कर रही है और उससे एक वेवलेंथ इमिट हो रही है, वेवलेंथ का एनर्जी डेंसिटी इमिट हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं किसी फिक्स एनर्जी के लिए उसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, ठीक है ना, उसके संगत जो वेवलेंथ होगी और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, किसी भी एक फिक्स एनर्जी के लिए, और उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ तथा ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन हो रहा होगा उसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा या जो प्रोडक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। यही वीन्स लॉ है, ठीक है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी से ये इमिशन रेडिएट हो रहा है, ठीक है, रेडिएट हो रहा है, इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है और यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है, जो वेवलेंथ निकल रहा है, लैम्डा निकल रहा है और ये है मैक्सिमम। तो लैम्डा m इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है, ठीक है ना। कहेंगे सर ओके, बट यहाँ से अगर लैम्डा इमिट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कोई फ्रीक्वेंसी भी निकल रही होगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकल रही होगी तो वो फ्रीक्वेंसी की वजह से कुछ फोटॉन्स भी निकलेंगे। ये भी हम लोग प्लांक कांस्टेंट में पढ़ेंगे या प्लांक रेडिएशन लॉ में पढ़ेंगे, है ना। बट यहाँ पे हमें क्या समझना है, अगर ऐसा हो रहा है तो एक फिक्स एनर्जी भी हो रही होगी। तो ये गिवन टेम्परेचर है। अब हमने ले लिया कि एक हमारे पास एक नहीं डिफरेंट टाइप के साथ में ये T वेरी कर रहा है और ये लैम्डा के साथ में ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे ही लैम्डा हमारे पास होगा तो इसकी वजह से एक एनर्जी डेंसिटी बनेगी या एनर्जी बनेगी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जैसे जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे या फिर इंक्रीज़ नहीं करेंगे, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होता है कि इसको ले लीजिए एनर्जी, क्या होता है कि अगर हम लैम्डा और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि बेसिक लाइन पर यहाँ तक किसी भी एक वैल्यू के लिए लैम्डा की वैल्यू बढ़ाने पर एनर्जी में कोई हलचल नहीं होती, पर जैसे ही एक पार्टिकुलर वैल्यू के से आगे लैम्डा की वैल्यू को बढ़ाते हैं, वेवलेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि सर ये वेवलेंथ इंक्रीज़ कैसे होगी, ठीक है ना। तो जैसे ही इंक्रीज़ करते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि ये कुछ ग्राफ ऐसे प्लॉट हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो है वैल्यू इसकी मैक्सिमम है, ये वाली इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। यहाँ पर यहाँ से ये इसका मैक्सिमम है और ये इसका, बहुत ध्यान से समझिए, ये एक गिवन टेम्परेचर है T1। जैसे ही हम इस टेम्परेचर को चेंज करते हैं और यही वैल्यू एग्जैक्ट ऐसे रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर आ गया है सर, तो ये इसकी एनर्जी बढ़ चुकी है, यहाँ तक आ चुकी है, और इसका जो लैम्डा मैक्सिमम जिस पॉइंट पर आ रहा था, इस वाले पॉइंट पर ये इसका लैम्डा 1 मैक्सिमम था, इस वाले पॉइंट पर इसका लैम्डा m2 है। देखिए ये शिफ्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है इधर, तो लैम्डा डिक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, हमने एक और वैल्यू को बढ़ा दिया। जैसे हम ये वैल्यू बढ़ाते तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू कुछ ऐसे हो गई, ये लैम्डा यहाँ पर मैक्सिमम था, अब ये यहाँ पर मैक्सिमम शो कर रहा है। तो ये देखो, ये तो फिर से ये वैल्यू इसने फिर से कम कर दी, लैम्डा m3, ठीक है। देखो यहाँ पर मैक्सिमम था, ये कम हुआ और ये और कम हो गया। ये गिवन टेम्परेचर T3 है,
हमने इस वैल्यू को और बढ़ा दिया, इस वैल्यू को हमने और बढ़ा दिया, ये कुछ ऐसा हो गया। तो ये वाली देखिए वैल्यू मैक्सिमम पहुंच गई यहाँ पर, और लैम्डा और शिफ्ट हो गया, लैम्डा m4 और डिक्रीज़ हो गया, टेम्परेचर T4 हाई हो गया। तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है, तो T4, T3, T2 एंड T1। यहाँ पर सबसे बड़ा लैम्डा कौन सा है? लैम्डा m1 सबसे बड़ा है, ठीक है। लैम्डा m2 फिर उससे बड़ा, फिर लैम्डा m3 फिर कम, फिर लैम्डा m4। ये है कि नहीं? सबसे छोटा देखिए। और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर, इसका और इसका प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा? कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जिसे हम बीन कांस्टेंट कहते हैं, बी, जिसकी वैल्यू होती है 0.29 10⁻²। सॉरी, क्या होता है इसका? मीटर केल्विन, मीटर केल्विन। ये आपका वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो यहाँ पे देखो ये जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट हो रही कि नहीं हो रही है? वेवलेंथ शिफ्ट हो रही, किधर? जीरो की तरफ। मीन्स एक पहले जब हमने टेम्परेचर को कम रखा था तो हम देख रहे थे कि ये वाली जो वैल्यू है एक फिक्स वैल्यू है, यहाँ पर E1, यहाँ पर E2, यहाँ पर E3, यहाँ पर E4, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो वीन्स लॉ तो यहाँ से हो गया, क्या स्टीफन लॉ यहाँ पर सो रहा है? तो बिल्कुल सो रहा है, E ∝ सिग्मा T4। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर देखिए एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। भाई साहब को समझ में आया? तो ये वैल्यू कुछ जो दी हुई है वो ये वैल्यू है, वो ये वैल्यू है। तो यहाँ से स्टीफेंस लॉ को भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि एक दिए हुए टेम्परेचर के लिए वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है ना? इतना क्लियर है। अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि एक गिवन टेम्परेचर पर जो एनर्जी रेडिएट होती है या इमिट होती है किसी ब्लैक बॉडी से, वो एनर्जी इतनी होती है। इसे हम स्टीफेंस लॉ कहते हैं, स्टीफेंस लॉ कहते हैं। और ये क्या है हमारा? ये हमारा वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वैल्यू जो मैक्सिमम थी लैम्डा की, वो इस साइड में, लेफ्ट साइड में क्या हो रही है? डिस्प्लेस्ड हो रही है, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, ये हमारा रूल हो गया। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि दिए हुए किसी भी ब्लैक बॉडी के, किसी दिए हुए ब्लैक बॉडी के इमिटिव एनर्जी डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है और जो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यही हमारा वीन्स लॉ है ना? इतना क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलेंगे आगे प्लैंक्स लॉ के ऊपर। ठीक है ना? ओह, वी डिस्कस प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट के साथ में हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ पढ़ने से पहले आपको प्लैंक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में प्लैंक्स फॉर्मूला आएगा या प्लैंक्स रेडिएशन लॉ आएगा, बस, और कुछ नहीं आएगा। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग, मैं एक वीन्स के लॉ में एक छोटी सी बात बताना भूल गया था, वो भी समझ लीजिए। जो वीन्स लॉ है वो वेवलेंथ की शॉर्टर डिस्टेंस पे काम करता है, मीन्स शॉर्टर वेवलेंथ पे काम करता है। और इस वेवलेंथ को करेक्ट करने का काम किया था रेले जीन ने। ठीक है ना? रेले जीन ने। तो रेले जीन का लॉ हम लोग प्लैंक्स के बाद पढ़ेंगे, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो प्लैंक्स लॉ, रेडिएशन लॉ जो है, PRL क्या होता है? तो PRL के अकॉर्डिंग जितने भी नेचर में ब्लैक बॉडी अवेलेबल हैं वो सभी एक गिवन टेम्परेचर पर रेडिएशन करते हैं, ये तो आपको पता है। बट रेडिएशन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस ना होकर के डिस्क्रीट होता है ना? कॉन्टिन्यूस ना होकर के डिस्क्रीट होता है। और उस डिस्क्रीट लेवल के लिए n की वैल्यू, डिस्क्रीट लेवल के लिए n की वैल्यू फिक्स रहती है, 1 2 3 4 5 होती है। साथ में जो प्लैंक्स लॉ है, जो रेडिएशन लॉ है, वो ये बताता है कि जब कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट करती है,
रेडिएशन इमिट करती है तो वो किसके फॉर्म में होता है, तो वो फोटोन के फॉर्म में होता है, एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में होता है। जैसे कि सन से जो लाइट हमारे तक आती है रेडिएशन के फॉर्म में आती है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं, जैसे फोटोन कहते हैं, फोटोन के पैकेट्स होते हैं, वैसे ही पैकेट के फॉर्म में किसी भी ब्लैक बॉडी से एनर्जी इमिट होती है, वो किस फॉर्म में होती है, फोटोन के फॉर्म में होती है। उस फोटोन में एक बेसिक वेवलेंथ, एक बेसिक फ्रीक्वेंसी एसोसिएट होती है, और ये सारे फोटोन एक एनर्जी के पैकेट में आते हैं। ये सारे फोटोन एक एनर्जी के पैकेट में आते हैं, ठीक है, जैसे एनर्जी का पैकेट होता है, उस पैकेट में सारे के सारे आते हैं। इतना क्लियर हुआ? फिर समझिए, तो यहाँ पर ये इनके पोस्टुलेट है, ठीक है, पोस्टुलेट है। कॉन्टिन्यूस ना होकर के ये रेडिएशन जो है डिस्क्रीट लेवल पे होता है, इसलिए होता है क्योंकि फोटॉन्स के फॉर्म में NH आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा वो यही लिखना होगा कि इनके पोस्टुलेट, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे लिखिए कि प्लांक्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग सभी ब्लैक बॉडी क्या करती हैं, एक फ्रीक्वेंसी का, एक वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट करती हैं, ठीक है ना। किसके फॉर्म में करती हैं? इन फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिनके फॉर्म में ये रेडिएशन इमिट होता है, दूसरा क्या है, साथ में ये भी बताना है कि ये जो एनर्जी रेडिएशन होता है जिसका, वो किसके फॉर्म में होता है, कॉन्टिन्यूस ना होकर के डिस्क्रीट लेवल पर होता है। सपोज करिए कि आपके पास फोटोन एक रिलीज़ हो रहा है किसी ब्लैक बॉडी से जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो एनर्जी हो जाएगी E = h न्यू। अब ये डिस्क्रीट हो रहा है इसलिए एनर्जी E = NH न्यू हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। अब चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि एनर्जी के लिए फॉर्मूला कितना होता है, = h/hc/ν², सॉरी यहाँ पर लिखेंगे h ν² और यहाँ लिखेंगे c², और ये हो जाएगा 1/e⁻h⁻⁻kT-1। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा c³, ठीक है ना। ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला है किसी भी गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए, या गिवन d लैम्डा, यहाँ d लैम्डा भी कर लीजिए, चलिए, ठीक है ना। ये वेवलेंथ के लिए आप ये फॉर्मूला लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। इस छोटे से डेफिनेशन में ये फॉर्मूला अगर आप सेट कर देंगे तो बहुत खूबसूरती हो जाएगी। और E = होता है NH न्यू, ठीक है ना। ये बताया था कि अगर कोई बॉडी रेडिएशन दे रही है, निकाल रही है, तो उसमें से जो रेडिएशन आउट हो रहा होगा, जो इमिट हो रहा होगा, वो रेडिएशन किसके फॉर्म में होगा, कॉन्टिन्यूस ना होकर के कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है, ठीक है। डिस्क्रीट होने का मतलब ये है कि ये किसके फॉर्म में होगा, या E = h न्यू होगा, या 2h न्यू होगा, या 3h न्यू होगा। ये इसके बीच में नहीं होगा। मीन्स अगर हम लेवल डिसाइड करें, ये हमारा h न्यू है, ये हमारा 2h न्यू है, ये हमारा 3h न्यू है, ये अगर h न्यू है, ये हमारा 2h न्यू है, तो यहाँ पर एनर्जी नहीं होगी। यहाँ पर 3h न्यू है तो यहाँ पर एनर्जी नहीं हो सकती है। यहाँ 4h न्यू है तो यहाँ भी एनर्जी नहीं हो सकती है। ये हमारा बेसिक प्लांक रेडिएशन लॉ है, प्लांक्स रेडिएशन लॉ, ठीक है ना। ये हमारा प्लांक्स रेडिएशन लॉ है। यहाँ पर न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। आई थिंक यह सब आपको पता है, प्लांक कांस्टेंट। देखिए ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा से डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, पर क्वेश्चन यहीं से बनेगा, है ना। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जितना मैंने आपको बताया अगर आपने उतना लिख दिया तो आप समझ लीजिए कि आपका काम स्वाहा हो गया है, ठीक है ना, आपका काम स्वाहा हो गया है। अब आगे चलते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रेले जीन लॉ। तो रेले जीन्स लॉ क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कैसे काम होता है, और ये क्यों क्रिएट किया गया। तो जैसे ही जब वीन्स लॉ आया उसके बाद में, तो वीन्स लॉ जो है आपका शॉर्टर वेवलेंथ पर काम कर रहा था, बट लॉन्गर वेवलेंथ के लिए कोई फार्मूला नहीं था। उस चीज़ को देखते हुए रेले जीन ने एक अपना फार्मूला ड्राइव किया। उस फार्मूले के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो एक छोटा सा फार्मूला और प्लांक्स कांस्टेंट में था, वो आप लिख लीजिए। ये वाला फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें ये एनर्जी लेवल दिया हुआ है, एनर्जी का फार्मूला दिया हुआ है, और ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये रेले जीन्स के लिए है। जीन्स लॉ, ठीक है ना, ये आपको समझना है।
तो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए रैले जीन साहब ने अपना फॉर्मूला दिया था और वो सभी लॉन्गर वेवलेंथ के लिए वो फार्मूला वर्क करता है। वीन्स लॉ शॉर्टर वेवलेंथ के लिए काम करता है। साथ में उन्होंने ये बताया कि जब कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन करती है या जब अपनी एनर्जी को रेडिएट करती है एक गिवन टेम्परेचर पर, तो उसके अंदर जो रेडिएशन के पर पार्टिकल होते हैं उन सभी पार्टिकल्स के पास में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो इक्वी पार्टीशन एनर्जी के फॉर्म में पार्टिश होती है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें ही आपको इसमें लिखनी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी और ये फॉर्मूला लिख देना है। और हम जानते हैं, हम लोग जो जूनियर क्लास में पढ़ के आए हैं कि E प्रोपोर्शनल टू 1/λ4, या इसकी जगह पर जूनियर क्लास में E प्रोपोर्शनल टू 1/λ4, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा ये इसकी λ4 में डिपेंड करती है। ये आपको फॉर्मूला लिख देना है। यहाँ पर K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है, C जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उसकी क्या है, उसकी वो है वेलोसिटी, ठीक है। न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है और K मैंने आपको बता दिया, लैम्डा उसकी वेवलेंथ है। तो इतना आपको इस चैप्टर में लिखना है। आई थिंक अब आपका पूरा थर्मल फिजिक्स खत्म हो चुका है। जितना जितना लिखना है सिर्फ मैंने आपको उतना ही बताया है। ज़्यादा लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं तो पेपर छूट जाएगा। आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, फॉर्मूले ज़रूर लिखना है, चित्र ज़रूर बनाना है, फिगर ज़रूर बनाना है, खूबसूरत राइटिंग में लिखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, पूरे थर्मल फिजिक्स में से सिर्फ 2 ही पार्ट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको 3 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उन 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। जूल थॉमसन इफेक्ट के साथ में क्लासिक कैपेरन इक्वेशन, और उसके बाद में आपका आता है यही जितने भी लॉज मैंने पढ़ाए हैं, जो आपका 3rd वीडियो आपको मिलने वाला है, इसमें जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे, प्लांक रेडिएशन लॉ, सोलर कॉन्स्टेंट, वीन्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है रैले जीन्स लॉ, ठीक है ना। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर डिफिनेशन से बनेगा। आपको शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना है और बेहतरीन लिखना है, ये आप याद रखिए। तो अब हम लोग नए यूनिट के साथ मिलेंगे। कल से आपको ऑप्टिक्स के वीडियो मिलना स्टार्ट होंगे। ऑप्टिक्स भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ऑप्टिक्स के सिर्फ वही टॉपिक टच किए जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कचरे टॉपिक स्टार्ट नहीं किए जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहें, मस्त रहे, बिंदास रहे। चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मुझे पता है थोड़े से वीडियो में बोरियत टाइप की लग रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, एनर्जी बहुत ज़्यादा, क्लासेस दर्द हो गया है क्लासेस का। तो आई होप फिर भी मैंने आपको सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कोई भी डाटा गलत ना होने के प्रमाण मैं दे सकता हूँ, फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है। कोई गलत हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट फिर भी आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे सीधे बात कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।